जहां जहां टकराव और असंतोष ने अपनी जड़ें जमाई हैं, वहीं वहीं आतंकवाद ने न जाने कितनी मासूम जिंदगियां छीनी हैं। ऐसी जिंदगियां जो वैसे ही जीने की जद्दोजहद में लगी हैं, ऐसी जिंदगियां जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, ऐसी जिंदगियां जो अपने दुख तकलीफों से निजात नहीं पाती, ऐसी जिंदगियां जिन्हें आखिर तक अपनी पहचान भी नहीं मिल पाती। कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर में, मुझे नहीं मालूम। आप हमें परेशान क्यों करते हैं? क्या आप कभी नॉर्मल नहीं रह सकते? नॉर्मल? और तुम्हारे साथ दिमाग खराब हो गया मेरा यहाँ पे रह के। बापूजी आप बाकी परेशानी क्यों नहीं समझते? मेरी तकलीफ का किसी को पता भी है? शांति थी जीवा दियो मने। ये हमेशा इतने परेशान क्यों रहते? खुद के बारे में, हम सब के बारे में बुराई क्यों सोचते हैं? क्यों? सर 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक बापूजी आए नहीं है। जी, वो बहुत परेशान रहते थे। मनीषा बहन, ये कोई नई बात नहीं है। आपके पति हर 6 महीने में ऐसा करते हैं और 9 साल से करते आ रहे हैं। परेशान होते हैं, कहीं चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं। और आप है कि हर बार कंप्लेन करने आ जाती है। देखिए मनीषा बहन, आप ही बताइए हम क्या करें? उनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट खोल लें। देखिए घर जाइए, इंतजार कीजिए, आपको भी पता है कि वो वापस आ जाएंगे। शू, किधर चली सवारी? पता नहीं। कुणाल, तुम कल रात नशे में घर है, वो याद है या वो भी पता नहीं? अभी मैं नशे में नहीं था, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था बस। 40 पार कर गए हो तुम, 42 के हो गए हो। अभी कहीं कर भाई, कब तक यूं ही जिंदगी जाया करते रहोगे? पता नहीं इसकी जिंदगी का क्या होगा। निकलो छू। चिराग बेटा, रेडी है? हाँ। चलो अमिता, निकल रहा हूँ मैं। अरे रुको रुको, टिफिन तो लेते जाओ। अरे जल्दी, लेट हो रहा है मुझे। अरे आई आई बाबा, आप लोग भी ना। लीजिए, ये आपका टिफिन और ये तुम्हारा। चलो चलो। अरे सुनो, वो कड़िया को बोलना भूलना मत कि संडे को आना है। अरे बोल दूंगा पापा, याद है मुझे। बाय मामा। बाय बाय। वेला आओ जो। 3 परिवार, 3 लोग, राजेंद्र वोरा, कुणाल भट्ट और किशोर भगत। इन तीनों का आपस में कोई नाता नहीं था, लेकिन जुलाई 2008 में इन तीनों के तार आपस में जुड़ने वाले थे। बापू जहाँ जहाँ जा सकते थे वो सब जगह बात करके देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूं? 5 महीने हो गए, भगवान जाने वो कहाँ होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे, कौन उनका ख्याल रख रहा होगा। देखना बापूजी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। सब जगह घूम घूम के थक जाएंगे तो घर वापस आ जाएंगे बा। चलो मैं काम पे निकलता हूँ। पता नहीं कहाँ पी के पड़ा होगा। पर इतने ज्यादा दिन दूर कभी नहीं रहा। वो छोटा भाई है मेरा, बचपन से ध्यान रखता आया उसका। पता नहीं उसने अपने आप को ये क्या कर लिया, ऐसा कैसे बन गया वो, कुछ समझ में नहीं आता। बेटा टाइम मिलेगा तो पक्का लेके आऊंगा, ओके?
नहीं पापा, मुझे आज ही चाहिए मेरा गेम। चिराग, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। मम्मा देखो ना पापा को, वो पिछले 1 महीने से बहाना बना रही, वो गेम ले आएंगे, पर अब तक नहीं मिला है मुझे मेरा गेम। बेटा आप जो गेम मांग रहे हो वो थोड़ी महंगी है, पर कोई बात नहीं, आज अगर टाइम मिला तो मैं पक्का लेके आऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पापा तो फिर मैं आपको फोन करूंगी आज दिलाने के लिए। चौकस करना बेटे। अमिता वो जाओ छुआ। बाय पापा। बाय। आओ जो। सर 23 बॉडी अभी भी लावारिस पड़ी है, उन्हें कोई लेने नहीं आया। नोटिस बराबर लगाते रहो, बड़ा हादसा हुआ है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। सर बस इतनी बॉडी हमारे पास है जिनकी पहचान अभी बाकी है। वो उस दिन हाटकेश्वर की तरफ गए थे, मैंने बहुत फोन लगाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखिए धमाके में बहुत सी चीजों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जांच अभी चल रही है। जैसे हमें कोई फोन मिलता है हम आपको खबर करेंगे। बापूजी आप बाकी परेशानी क्यों नहीं समझते? शांति थी जीववा दियो मने। इधर बापूजी बात हम है ना, हम पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वो बाबूजी है या नहीं। अगर ये बाबूजी होते हैं तो हमें बाबूजी का अंतिम संस्कार करना होगा। माँ शांत हो जाओ। भैया चित्रा बिन से बात करते हैं, वही हमें बताएगी कैसे क्या करना है। मैंने उनकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में सब कुछ लिख दिया है और जो भी ज़रूरी पेपर्स थे सारे अटैच कर दिए हैं। तुम्हें वहाँ पर और एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है? अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ऑफिस में हम कल जाने वाले हैं। और हाँ, विक्टिम्स के लिए सरकार ने मुआवजा भी अनाउंस किया हुआ है, वो फॉर्म भी भर देना तुम। थैंक यू डॉक्टर। क्या वो काफी टाइम से गायब थे? जी सर, बापूजी हमेशा परेशान रहते थे, अक्सर घर से चले जाते थे, फिर भटक कर वापस भी आ जाते थे, लेकिन सर इस बार नहीं आए। और फिर ये नोटिस देखा हमने पेपर में। सर ये लोग जो बॉडी की बात कर रहे हैं वो बॉडी नंबर 14 है, लेकिन सर ये पहले ही क्लेम कर ली गई है और आज हमने पेपर में बॉडी क्लेम होने का नोटिस भी डाल दिया है। क्लेम कब हुआ? कल।
ऐसे नोटिस हम कई दिनों से पेपर में दे रहे हैं, पर यह बॉडी कल ही क्लेम हुई है। सर आप लोगों ने बॉडी की पहचान क्या की? सर ये साफ साफ मेरे बापूजी की बॉडी है सर। लेकिन सर ये बॉडी की पहचान तो कुणाल भट्ट के तौर पे हुई है। उसके बड़े भाई संजय भट्ट ने ये बॉडी क्लेम की। उसने कहा कि उसके छोटे भाई की है। लेकिन ये तो हमारे बापूजी है। बॉडी के कपड़े कहाँ हैं? इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है अभी। सर क्या मैं देख सकता हूँ? श्योर। वो बॉडी मेरे भाई की ही थी सर। हाइट, बॉडी, सब कुछ भाई से मैच करता था, और जैसे कपड़े आपने दिखाए थे वो वैसे ही कपड़े पहनता था। सर मेरे बापूजी भी वैसे ही कपड़े पहनते थे। मैंने देखा, पैंट भी उन्हीं की थी सर, बॉडी भी उन्हीं की थी। जो भाई मने लागे छे कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत कैसे लग सकता है? हमने तो बॉडी देखी ही नहीं थी, और आपने तो अंतिम संस्कार भी कर दिए। वो कुणाल ही था। सर मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे बापूजी की बॉडी थी। सर मैं 100% श्योर हूं कि वो मेरे बापूजी की बॉडी थी। मुझे लगता है मुआवजा हासिल करने के लिए किसी ने झूठा क्लेम किया है। ठीक है, आप लोग मुझे एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए, फिर मैं देखता हूँ इस मामले में क्या किया जा सकता है। सर संजय भट्ट जिसने बॉडी क्लेम की है, अपने भाई की फोटो लेकर आया था। हाइट, बॉडी प्रिसाइजली मैच कर रही थी। सर अगर ये लोग एक दिन भी पहले आते तो शायद हम कुछ कर पाते। अब तो बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। ये 6 लाख है, इन पैसों का हाथ भी नहीं लगाना है, एफडी कर देते हैं। तो समझी गई ना? अब मैं उन लोगों को समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि वो मेरा भाई ही था, उनके बापूजी नहीं। भगवान करे उनके बापूजी जिंदा हो। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा भाई चला गया। अभी पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हर दिन मैं यही सोचता था कि मेरा भाई कहाँ होगा, उसे कुछ हुआ तो नहीं, वो घर वापस क्यों नहीं आता। और अब जब उसकी बॉडी मिली भी है तो ये सब। बा कुछ तो खा लो। बा तुम्हारे भूखे रहने से क्या हो जाएगा? तुम अपनी तबीयत और खराब कर लोगी। कुछ नहीं बदलने वाला बा। बदलेगा कि नहीं जानती। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या मैं इसी आस में जीती रहूं कि एक दिन वो लौट कर आएंगे, या ये सोचते हुए मरती रहूं कि ना ही मैं उनके अंतिम दर्शन कर पाई और न ही अंतिम संस्कार। जानती है, तुम्हारे बाबूजी पहले ऐसे नहीं थे। जब तुम दोनों छोटे छोटे थे तब उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मुझे मजबूरन अपने मायके वालों से मदद लेनी पड़ी। ये बात तुम्हारे बाबूजी को पसंद नहीं थी, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और धीरे धीरे तुम्हारे बाबूजी ऐसे होते गए। उस दिन मुझे पापा को गेम लाने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत जिद्दी हूँ ना मम्मा।
बेटा पापा तुम्हारी जिद की वजह से परेशान नहीं थे। तो वो वापस क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं बेटा, और मालूम नहीं कि वो कभी वापस आएंगे भी या नहीं। अब बराबर बांधी दो। भैया मैं चाबी देकर आती हूँ। बापूजी आप बाकी परेशानी क्यों नहीं समझते? मेरी तकलीफ का किसी को पता भी है? शांति थी जीववा दियो मने। माँ चले? अगर तुम्हारे बापूजी आ गए तो? माँ, बापूजी कभी नहीं आएंगे। हाँ, सारी पिछली बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ? माँ संभालो अपने आप को। दो परिवार धीरे धीरे अपनों को खोने के गम से उबरने में लगे थे, पर एक परिवार अपने एक सदस्य के इस तरह चले जाने के सच को मान ही नहीं पा रहा था। दूसरा परिवार बेहद परेशान था क्योंकि उनके सदस्य का शव तो कोई और ही ले गया था। धमाके जिन्होंने इन परिवारों को तोड़ कर रख दिया था, उसके ठीक 4 साल बाद जो हुआ उसने फिर से दहला कर रख दिया। कुणाल कुछ बोलोगे भी? इतने दिनों कहां थे तुम? कुणाल तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने गायब होके कितनी बड़ी गलती की है? हम किसी और की बॉडी ले आए थे तुम्हारी समझकर, अंतिम संस्कार भी कर दिया। आज पता चला वो किसी और की थी। लोग सही थे जो बॉडी लेने आए थे, शायद वो उनके बापूजी की थी। कुणाल थक गए हो भैया, थक गए हो भटकते भटकते। न जाने कहाँ कहाँ गए मैं, क्या क्या किया मैंने, हर तरह के काम किए, लेकिन ढंग से जी नहीं सका। मैं तो ये भी भूल चुका हूं कि मुझे घर छोड़ के कितना टाइम हो। सर हमने पैसों का हाथ भी नहीं लगाया, ये इंटरेस्ट मिलाकर है सर। कहाँ चला गया था आपका भाई? कई जगह भटकता रहा सर, कल ही वापस आया है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उत्तम, फाइल चेक करो, उस वोरा परिवार का कोई नंबर हो, एड्रेस हो तो उसे बुलाओ। सर उनका नंबर तो काम नहीं कर रहा है, पर उनके देहगाम का एड्रेस जरूर है। खबर तो पहुंचानी होगी। 4 साल से वो इसी लड़ाई में लगे हैं कि ये बॉडी उनके फादर की थी।
चाहिए। एक साल हुआ, मनीषा बिन तो अपने बच्चे राजेश और श्वेता को लेकर चली गई। सुना राजेश ने अहमदाबाद में अपनी दुकान खोली है। कुछ पता आपको अहमदाबाद में किस जगह? नहीं मालूम। क्या आप किसी को जानती हैं, कोई रिश्तेदार जानकार जो हमें उन तक पहुंचा दे? वो भी नहीं मालूम। जब से वो लोग गए हैं कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसा करो, पेपर में नोटिस दो, शायद वो खुद ही आ जाए। ओके सर। अब जाओ। राजेश भाई क्या? ये देखो। ये जी 4 साल पहले मैं ये नोटिस देखने से चूक गई थी। इसके बाद लगातार 2 महीने तक मैं शवघर के चक्कर लगाती रही, लेकिन कभी ये लाश मैंने वहां पर नहीं देखी। ये पक्का इसके पापा किशोरी हैं। देखो ना पापा को, वो पिछले 1 महीने से बहाना बना रही वो गेम ले आएंगे। आज अगर टाइम मिला तो मैं पक्का लेके आऊंगा। सर ये मेरे बापूजी है। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था और अभी भी बताता हूँ। नहीं, ये पक्का मेरे हस्बैंड है। नहीं सर, ये मेरे बापूजी है। नहीं, देखिए बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है और उसे जिस आदमी का शव समझकर ये सब किया गया है वो 4 सालों बाद वापस घर लौट चुका है। और हमने ये नोटिस पेपर में इसलिए दिया ताकि किसी एक परिवार की तकलीफ थोड़ी कम हो सके। अब एक बात तो पक्की है, इस बॉडी का अंतिम संस्कार जिस आदमी के रूप में किया गया है ये वो तो नहीं है। दिस इज डेफिनेट। देखना अब यह है कि ये है कौन। आप लोग हमें 1 दिन का वक्त दे दीजिए। बॉडी किसकी है यह तय करने से पहले ठीक से पक्का करना होगा। इस बार कुणाल भट्ट की आदत थी लंबे टाइम के लिए घर से भाग जाता था और फिर अचानक एक दिन लौट आता था। पर यही हुआ। राजेंद्र वोरा की भी बिल्कुल वही आदत थी, बीच बीच में घर छोड़कर भाग जाता था और वापस लौट आता था। कहीं ऐसा ना हो हम फिर से एक बार गलती कर बैठे और राजेंद्र वोरा लौट आए और यही सब हमें वापस करना पड़ जाए। सर धमाकों का सारा सामान मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है। क्या फिर से कपड़े मंगवाए और दोनों परिवार वालों से चेक करवाए? हम एक बार ये करवा के देख चुके हैं। कपड़े जिस हाल में हैं कोई फायदा नहीं होगा। सर मजिस्ट्रेट से हम डीएनए टेस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों ना कपड़ों पे लगे खून और परिवार के खून के नमूनों को मैच करवाया जाए? यही करवाना सही रहेगा। मिस्टर राजेश, चिराग, मुझे पहले से पता था कि वो तुम्हारे बापूजी। इस बार पक्का पता चल जाएगा। चल भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि मैं हर रोज उनका इंतजार करना बंद कर दूंगी।
हर रोज मेरी आंखें दरवाजे पे लगी रहती है, हर वक्त मेरे कानों में दरवाजे की घंटी बजती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे अभी वो आएंगे, दरवाजा बजाएंगे और मैं दौड़ के दरवाजा खोल, वो अंदर आएंगे, मेरे सामने बैठेंगे और मुझसे ढेर सारी बातें करेंगे। चिराग, क्या हुआ बेटा? सुबह से क्यों चुप हो? मम्मी, ये बॉडी पापा की नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटा? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पापा एक दिन वापस आ जाएंगे। जैसे मेरा गेम लाना भूल जाते थे, वैसे घर आना भी भूल गए, लेकिन एक दिन उनको सब याद आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। अगर पता चला कि ये बॉडी पापा की है तो बात तो वही खत्म हो जाएगी, लेकिन तकलीफ खत्म होगी क्या मम्मी? तो हमेशा से यही सोचता रहना चाहता हूँ कि पापा वापस आएंगे, मेरा गेम लाएंगे, हम सब फिर साथ रहेंगे। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी राजेंद्र वोरा की है। एक गुमशुदा पिता और पति के परिवार को आखिर उसके अंजाम का पता चला, लेकिन दूसरे परिवार को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आखिर उसके मुखिया के साथ क्या हुआ। जो डेथ सर्टिफिकेट कुणाल भट्ट के नाम पर बनाया गया था, उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में राजेंद्र वोरा के नाम पर बदलवाने के लिए भेज दिया गया। मुआवजे की रकम अब वोरा परिवार को सौंप दी जाएगी। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद इसे पाना उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। कुणाल भट्ट जो 4 साल के बाद घर लौटा, वो फिर से घर छोड़कर चला गया। उसके भाई भाभी अब भी नहीं जानते कि वो कहां गया है और कब लौटेगा। किशोर भगत का परिवार अब भी उनके अंजाम से अनजान है। धमाकों के पीछे किसका हाथ था? धमाके आखिर क्यों हुए? क्या धमाके रोके जा सकते थे? आतंकवाद, हिंसा, प्रतिशोध, क्या कभी इनका सफाया होगा? क्या इस कलह का खात्मा होगा? यह असंतोष कभी मरेगा? ये खेल कभी खत्म होगा? अगर सब खत्म होगा तो जीतेगा कौन? क्या अब कभी सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या मैं कभी अपनी बेटी से नजरें मिला पाऊंगा? अपनी पत्नी से नजरें मिला पाऊंगा? वो समाज जिसका मैं बरसों से हिस्सा रहा हूं, उसका सामना कैसे करूंगा? लोग मुझे हमदर्दी भरी निगाहों से देखते हैं,
लेकिन फिर भी मुझ पर जो दाग लगा है, क्या वो कभी मिट पाएगा? क्या लोग कभी मुझे एक आरोपी की नजर से देखना बंद कर पाएंगे? देखिए, घबराइए मत, बताइए क्या हुआ। साहब, मैं काम पर था जब इसका फोन आया। लगभग 2:30 बज रहे थे। इसकी आवाज बहुत घबराई हुई लगी। मैं तुरंत घर चला आया। देखो पूर्णिमा, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या है। बताइए। वो हमारा मकान मालिक है। इस महीने का किराया देने में हमसे थोड़ी देर हो गई थी। साहब, इस महीने कमाई कुछ ठीक से हुई नहीं। मैं टैक्सी चलाता हूँ, मेरी खुद की टैक्सी है। मैंने इस महीने का किराया पूर्णिमा के हाथ में दिया था और उससे कहा था कि हमारे मकान मालिक दिनेश गौड़ की पत्नी के हाथ में दे दे। दिनेश गौड़ दोपहर को आपके घर आया था? जी साहब, दोपहर के करीब 1:45 बजे होंगे। हम ऊपर वाले माले पे किराए पर रहते हैं। दिनेश गौर उसकी पत्नी और बेटी के साथ नीचे रहता है। जब वो आपके घर पर आया, उसके बाद क्या हुआ? नमस्ते दिनेश जी। ये सब क्या है पूर्णिमा? आधा किराया? दिनेश जी, हम थोड़ी मुश्किल में हैं अभी, लेकिन जल्दी आपका पूरा किराया भर देंगे। मुझे ये सब बहाने नहीं सुनने हैं। राजेश कहाँ? वो काम पे गए हैं। मुझे अभी का अभी मेरा किराया चाहिए, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। दिनेश जी, प्लीज शांत हो जाइए। आप बाहर खड़े होकर तमाशा मत कीजिए, आप अंदर आ जाइए प्लीज। सब वो बाहर चीखने चिल्लाने लगा और मैं बहुत डर गई, इसलिए उसको अंदर बुलाया और चाय बनाने रसोई में चली गई। वो बाहर के कमरे में बैठे थे और मैं अंदर चाय बना रही थी। और फिर अचानक मुझे लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई था। दिनेश जी, आप क्या कर रहे हैं? दिनेश जी, मेरी बात मानो, मैं सारा किराया माफ कर दूंगा। दिनेश जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज आप। प्यार भी तो इज्जत देने जैसा ही है ना। अरे छोड़िए। मेरी बात मान लो तो तुम और तुम्हारा पति दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पाओगे। आप क्या कर रहे हैं? दिनेश जी, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं दिनेश जी, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। नहीं दिनेश जी, नहीं।
इसी तो बात थी। अब मैं तुम्हें इस घर में कुछ महीने बिना किराए दिए रहने दूंगा। जो हो गया उसे भूल जा और ज्यादा हल्ला मचाने की सोच रहा भी मत। मैं लोगों से कह दूंगा कि 3 महीने का किराया बाकी है इनका, और तेरे पति ने टैक्सी खरीदने के लिए जो मुझसे रुपया लिया वो भी चुकता नहीं किया है, और तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा ये सारा सामान बेचकर अपना किराया तो मैं वसूल लूंगा। इसलिए कुछ भी कहने से पहले दोबारा सोच लेना। साहब मेरा बस चलता तो उसको तभी जान से मार देता, पर इस तरह कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं लगा। पर ऐसे चुप भी तो नहीं बैठ सकते थे ना साहब। अर्चना, इन्हें मेडिकल के लिए लेके जाओ। आप बेफिक्र रहिए, इस दिनेश कौर को हम देख लेंगे। दिल्ली गैंगरेप केस के कुछ ही दिनों बाद यह केस रिपोर्ट हुआ था। औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और प्रशासन की ऐसे केसेस के प्रति उदासीनता और निष्क्रियता पर पूरे देश में गुस्सा उमड़ रहा था। ऐसे हालात में जैसे ही इस केस की एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस तुरंत कार्रवाई करने में जुट गई। जी दिनेश कौर, वो तो घर पे नहीं है, लेकिन बात क्या है? सर, वो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वो हमारे बाकी घरों से किराया लेने गए हैं, लेकिन हुआ क्या है? फोन नंबर बताइए उसका। जी 4447689888। चल। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपके पति ने किसी का रेप किया। हाँ माँ। क्या माही, तुम क्या कह रही हो? राधिका, अभी अभी पुलिस आई थी घर पे, तुम्हारे पापा को ढूंढ रही है। माँ तुम परेशान मत हो, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी पापा से बात करती हूँ। नमस्ते। अरे दिनेश जी, नमस्ते। आइए आइए जी। हाँ बेटा। ममता, पापा पुलिस आपको ढूंढ रही है। क्या? पर क्यों? पापा वो लोग घर आए थे। पर क्यों बेटा? पापा मम्मी का फोन आया था, वह कहाँ? बेटा साफ साफ बता, आखिर हुआ क्या है? दिनेश कौर, बेटा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो पापा। दिनेश कौर। जी मैं ही हूँ। सर आप बताते क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या है? सर बताइए ना। हम तुम्हें रेप के चार्जेस में अरेस्ट कर रहे हैं। क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी किराएदार पूर्णिमा लालचंद ने तुम पर रेप के चार्जेस लगाए। बेटा सर वो झूठ बोल रही होगी सर। सर मानिए मेरी बात सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ।
मैंने आज तक एक भी ऐसा आरोपी नहीं देखा जो पकड़े जाने के फौरन बाद अपना जुर्म कबूल कर दे। सब थाने पहुंच के सच बोल दो। एक बार थाने चलो, फिर देखते हैं। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दोपहर 1:45 बजे पूर्णिमा और राजेश लालचंद के घर गए थे? हाँ गया था। उस वक्त वो घर पर अकेली थी? सर वो अकेली थी, लेकिन सर मैं घर पर अकेली देखकर तुमने उसका फायदा उठाना चाहा। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर आप समझ नहीं रहे, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। देखिए उनसे पूछताछ चल रही है, सर जल्दी सामने आ जाएगा। सर हम उस मोहल्ले में कई सालों से रह रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मेरे पति इज्जतदार आदमी है। आपके पति आपके किराएदार पूर्णिमा और राजेश के घर दोपहर 1:45 बजे गए थे या नहीं? हाँ गए थे। सर मैं उनके किराया न देने की वजह से बहुत परेशान था। इस बार भी पूर्णिमा ने मेरी पत्नी सीमा को सिर्फ आधे महीने का किराया दिया, इसीलिए मैं उससे बात करने गया था। मैं जब खाना बना रही थी तब पूर्णिमा मेरे घर आई। नमस्ते सीमा जी। नमस्ते, कहो। सीमा जी किराया देना था। आओ अंदर। मैंने पूर्णिमा से किराया लिया और राधिका के पापा के घर लौटते ही उन्हें दे दिया। वो तकरीबन 1 बजे के करीब घर लौटे थे। सीमा, ये तो आधे महीने का ही किराया है। अच्छा, मैंने तो बिना गिने ही रख लिया था। ये लोग ना मेरे सब्र का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। मुझे इनसे सख्ती से पेश आना होगा। आप पहले खाना खाइए, बाद में जाइएगा। आइए शुरू कीजिए। और फिर आपके पति उनसे निपटने के लिए चले गए? नहीं, वो सिर्फ बात करने के लिए गए थे। एक औरत को घर में अकेले देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई और तुमने उसका फायदा उठाना चाहा। नहीं सर, मेरा झगड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ किराए के लिए। उन्होंने पिछले 3 महीने से मेरे घर का किराया नहीं दिया है। जो हो गया उसे भूल जा, ज्यादा हल्ला मचाने की सोच रहा भी मत। मैं लोगों से कह दूंगा कि 3 महीने का किराया बाकी है इनका। तुमने पूर्णिमा को धमकी दी थी कि अगर उसने इस रेप की कंप्लेंट किसी से की तो तुम उन्हें 3 महीने का किराया ना देने की वजह से घर से बाहर निकाल दो। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि जब वो मुझ पर चिल्लाने लगी तो मैं वहां से चला आया। वो मुझ पर चिल्ला रही थी। दिनेश जी नमस्ते। ये सब क्या है पूर्णिमा? आधा किराया? दिनेश जी हम थोड़ी मुश्किल में हैं अभी, लेकिन जल्दी आपका पूरा किराया भर देंगे। मुझे ये सब बहाने नहीं सुनने हैं। राजेश कहाँ? वो काम पे गए हैं। 3 महीने का किराया बाकी है। तुम लोग कभी भी वक्त पे किराया नहीं देते हो। राजेश को टैक्सी खरीदने के लिए मैंने उधार दिए थे, उसने उसका भी 1 पैसा चुकता नहीं किया। देखो अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिनेश जी आजकल ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही है, पर आप भरोसा रखिए आपके पूरे पैसे हम जल्द ही चुका देंगे। ये बात है ना, मैं कई बार सुन चुका हूँ। मुझे आज ही मेरा किराया चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को आज ही इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हारा ये जो फ्रिज टीवी पड़ा है ना, इसे बेचकर अपना किराया वसूल कर लूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। आप निकलिए यहाँ से अभी, चलिए निकलिए। मुझे मेरे घर से बाहर निकाल रही हो? हाँ कह रही हूँ, चलिए निकलिए यहाँ से। तुम मेरे से ऐसा नहीं कर सकती हो। आप जा रहे हैं या मैं चिल्लाना शुरू करूँ? मैं इस घर का मालिक हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हो। लेकिन अभी इस घर में मैं रह रही हूँ, क्योंकि इस घर को किराए पर मैंने लिया है और आपको यहाँ से निकलने के लिए कह रही हूँ। निकलिए यहाँ से, चलिए। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और मैं दूसरे घर का किराया वसूल करने के लिए वहां से निकल पड़ा। तुम जो कह रहे हो, पूर्णिमा लालचंद ने हमारे पास जो बयान दर्ज करवाया है, ये दोनों बयान बिल्कुल अलग अलग है। सर वो झूठ बोल रही है, उन पर मेरा उधार है, घर का किराया बाकी है। 1.5 साल पहले मैंने राजेश को टैक्सी खरीदने के लिए पैसे उधार दिए थे, वो भी उन्होंने नहीं लौटाए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पैसे ना लौटाने के लिए कोई आदमी इतने नीचे गिर सकता है। वो भी यही कह रही है कि कोई इंसान अपना किराया वापस पाने के लिए, अपना कर्ज वापस पाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है। एक औरत का फायदा उठाने के बाद उसे चुप रहने की धमकी कैसे दे सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी किराएदार है, सिर्फ इसलिए कि उन पर तुम्हारा उधार है। सर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं।
वो मेरा पैसा नहीं लौटाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं। अब जो भी कहना मजिस्ट्रेट के सामने कहना, और क्या सच है क्या झूठ ये मेडिकल रिपोर्ट के बाद सामने आ जाएगा। लेट जाइए। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने केस रखने दीजिए। मैं बेल के लिए अभी अप्लाई कर देता हूँ। अब तक मेडिकल रिपोर्ट्स आई नहीं है। सर, मेरे क्लाइंट अपने ऊपर लगे आरोप को मानने से इनकार करते हैं। ये पूरी कहानी ही झूठी है। पुलिस की इनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दी जाए। बेल एप्लीकेशन नामंजूर की जाती है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया जाए। कोर्ट पुलिस को जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करने का ऑर्डर देती है। साथ ही इस केस की संवेदनशीलता को देखकर तहकीकात की जाए और पीड़ित महिला को किसी भी प्रकार से परेशान ना किया जाए। सीमा, मेरा विश्वास करो, मुझे फंसाया गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये सारे आरोप झूठे हैं। पापा, हमें आप पे पूरा भरोसा है। हमें पता है आपने कुछ नहीं किया। एक औरत ने एक आदमी पर बलात्कार का आरोप लगाया और वो आदमी उस आरोप से इनकार कर रहा था। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। ऐसे केसेस को लेकर पूरे देश में जो जनाक्रोश उमड़ रहा था, उसे देखते हुए कोई भी अधिकारी आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेडिकल रिपोर्ट्स अब तक नहीं आई थी और उन रिपोर्ट से ही सच्चाई का पता चल सकता था। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, इसके साइंस हैं। सर, आपने दिनेश जी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? राजेश, हम तहकीकात कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल करेंगे, उसके बाद कोर्ट तय करेगा क्या कार्रवाई करनी है। सर, आपने पुलिस रिमांड के लिए दौर क्यों नहीं डाला? आप रिमांड में लेके आरोपी को कन्फेशन ले सकते थे। हमने आरोपी से पूछताछ की है, उसका बयान दर्ज कर लिया है। सर, आप मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज पूरा देश रेप विक्टिम्स के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता से नाराज है। पुलिस के काम करने के तरीके पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पूरा काम प्रोसीजर के हिसाब से होगा। कानूनन जो सही है वही होगा। सर, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? मेडिकल रिपोर्ट पर अभी हम जांच कर रहे हैं। अभी उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। हम सब जानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आप उसे छुपा रहे हैं। देखिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। कंप्लेंट सच्ची है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। थैंक यू वेरी मच। सर, एक और सवाल। सर, सवाल बताइए। सर, एक सवाल। ये क्या तुम्हें लगता है ये सब सच है? दिनेश जी ऐसा करेंगे ऐसा सोचा नहीं था।
क्या पता साहब दिनेश जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो ऐसे इंसान लगते तो नहीं थे। सर दिनेश जी इज्जतदार इंसान है। उन्होंने जिंदगी में कड़ी मेहनत की है। घर के अलावा उनके पास 4-5 और प्रॉपर्टीज हैं। रिटायरमेंट उन्होंने जल्दी ले लिया था। किराए पर अच्छा गुजारा कर रहे थे। ये राजेश और पूर्णिमा कब से रहते हैं यहाँ? 2 साल से ऊपर हो गया होगा सर। इससे पहले कोई झगड़ा? सर होता होगा तो पता किसे चलता है। सर दिनेश जी नेक इंसान है। उन्होंने राजेश को टैक्सी खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन पूर्णिमा के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश जी जैसा आदमी अगर ऐसा कर सकता है तो फिर आदमी किस पर भरोसा करे? ऐसे तो इंसानियत से ही भरोसा उठ जाएगा। आप दिनेश गौर को कब से जानते हैं? लगभग 6 साल से सर। समझ में नहीं आता सर, इस उम्र में दिनेश जी ने अपनी इज्जत क्यों ऐसे गंवा दी? उनकी पत्नी है, बच्ची है, पता नहीं दोनों पर क्या गुजर रही होगी सर। मैं शहर की तरफ टैक्सी चला रहा था, तभी अचानक पूर्णिमा का फोन आया। और देखिए, मैं जानता हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं समझता हूँ इस हादसे को बार बार याद करना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, पर फिर भी अगर आप अपनी पत्नी को तैयार कर सकें कि वो हमें बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। देखिए, वो सब बताएं ये ज़रूरी नहीं है, पर हमारी जानकारी के लिए इस हादसे को समझना ज़रूरी है। अभी तो वेट करना होगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेने दीजिए और चार्जशीट फाइल करने दीजिए, तभी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब, उन्हें जेल में गए हुए 2 महीने हो गए हैं। मैं समझता हूँ सीमा जी, पर अब उनकी बेल मंजूर नहीं हुई है तो क्या किया जा सकता है? राधिका, आप समझ सकती हैं कि मामला कितना सेंसिटिव है। सर, ये रही पूरी रिपोर्ट। दिनेश गौर? जी सर। जो भी दिनेश गौर को जानता था उन्हें ये बात सुनकर धक्का लगा, और कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि दिनेश गौर ऐसा कर सकता है। और आस पड़ोस में भी उनकी बहुत इज्जत है। हाँ, जहाँ काम करता था वहाँ भी पूछताछ की, पर वहाँ भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। और मेडिकल रिपोर्ट से भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, इसके साइंस हैं। हाँ, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट तो पॉजिटिव है, पर बॉडी पर स्ट्रगल के कोई साइन नहीं है। यस, इट्स अ फैक्ट। हमने पूरी बॉडी का चेकअप किया है, मगर स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं है। पूर्णिमा लालचंद का कहना है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में स्ट्रगल की कोई साइन नहीं है। सर, वो इस हादसे की अकेली चश्मदीद गवाह है और उसके बयान पर ही केस बनाया गया है। और उसका कहना है कि हादसे के तुरंत बाद उसने अपने पति को फ़ोन किया था, पर यह बात फ़ोन रिकॉर्ड से सच साबित होती है। दिनेश और उसकी पत्नी सीमा ने यह कबूल किया है कि 29 दिसंबर 2012 को दोपहर 1:15 बजे दिनेश पूर्णिमा के घर गया था। चार्जशीट फाइल करते हैं। हमें ये लिखना होगा कि सारे एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है। सर, चार्जशीट सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर बनाई गई है, और मेरे क्लाइंट ने जो बयान पहले दिया था उसमें अब तक कोई चेंज नहीं किया है। इन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप से भी इनकार किया है और 2 महीने जेल में गुजार चुके हैं। इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हें बेल ग्रांट की जाए। दिनेश गौर की बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। केस की सुनवाई 26 मार्च को होगी। दिनेश जी, कैसे हैं आप? बहुत डर लग रहा है राजेश। वो जमानत पे रिहा हो चुका है और सीमा जी भी अब तक एक बार भी आकर नहीं मिली।
अब केस की सुनवाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। दिनेश गौर को जमानत मिल चुकी थी। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आरोप साबित होने तक आप बेकसूर हैं। यह हमारी न्याय व्यवस्था का मूल मंत्र है। दिनेश पूरी तरह से टूट चुके थे। हमारी न्याय व्यवस्था के हिसाब से वो अब तक सिर्फ आरोपी थे, अपराधी नहीं। लेकिन दिनेश को ऐसा लग रहा था कि उन पर लगा यह दाग कभी नहीं मिट पाएगा। पापा, आप क्यों खुद को गिल्टी मान रहे? हम सबको पता है कि आपको फंसाया गया है। आपको पता है पापा, हमारे लॉयर ने भी यही कहा है कि जो भी एविडेंसेस हैं वो सब के सब सर्कमस्टेंशियल हैं और चार्जशीट भी इसी के बेसिस पे बनी है। डोंट वरी पापा, वो केस लड़ लेंगे। बेटा, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। पापा प्लीज, पापा मुझे पता है, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। पापा प्लीज, आप भरोसा रखिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा पापा। कोर्ट को बताइए क्या क्या हुआ था और कैसे। जज साहब, मैं काम पर था। मेरी पत्नी पूर्णिमा का फोन आया। करीब 2:30 बज रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। मैं तुरंत घर चला गया। घर पहुंचा तो पूर्णिमा बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि हमारे मकान मालिक दिनेश कौर हमारे घर आए थे और किराया मांग रहे थे और अपना पुराना उधार भी वापस मांग रहे थे। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की, और वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे। उन्होंने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की। जब उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उनके ऊपर चिल्लाई और उसने अपना हाथ छुड़ा के उन्हें घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। उनके बुरे बर्ताव की वजह से बेहद सदमे में थी। और फिर? वो बहुत परेशान थी जज साहब। आगे क्या हुआ? आपकी पत्नी ने दिनेश गौर पर रेप के चार्जेस लगाए। पूर्णिमा लालचंद को विटनेस बॉक्स में बुलाइए। कोर्ट को ठीक ठीक बताइए क्या हुआ था। बस इतना ही? आगे आपको कुछ नहीं कहना है? मैं बहुत परेशान थी साहब। मैं तो सिर्फ हरेसमेंट का केस करना चाहती थी। ये रेप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं पता। कंप्लेंट में क्लियरली रेप का आरोप है। आईपीसी 376 के तहत चार्ज लगाए गए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं रेप की बात आपकी कंप्लेंट में कहां से आई? क्या आपको पता था कि ये केस रेप के लिए दर्ज किया गया है? मैं सिर्फ बुरे बर्ताव और हरेसमेंट का केस करना चाहती थी। क्या पुलिस ने आपको आपकी कंप्लेंट पढ़कर नहीं सुनाई थी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाइए।
एफआईआर पूर्णिमा लालचंद और राजेश लालचंद के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी और सारी इन्वेस्टिगेशन भी उसी के बेस पर हुई थी। पूर्णिमा लालचंद ने अपना बयान कांस्टेबल अर्चना की मौजूदगी में दर्ज किया था। एफआईआर के साथ पूर्णिमा का बयान भी है जिसमें उन्होंने दिनेश गौड़ के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। पुलिस इंस्पेक्टर अरुण सिंह और सब इंस्पेक्टर सुरेश प्रताप की मौजूदगी में ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। कंप्लेंट पर पूर्णिमा और उनके पति राजेश दोनों के सिग्नेचर्स भी हैं। चार्जशीट के साथ ही वो पेपर्स लगे हैं। आपको अंदाजा भी है आपने कितना गंभीर आरोप लगाया है। कोर्ट को लगता है कि ये केस एक सीधे साधे आदमी से बदला लेने के लिए, उसे मजबूर करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए और उससे कुछ हासिल करने के लिए फाइल किया गया है। इस केस की नई सिरे से जांच शुरू की जाए और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाए। और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया जाता है कि ये केस किसी गलत इंटेंशन से फाइल किया गया था तो कंप्लेनेंट के खिलाफ काउंटर केस फाइल किया जाए। दोनों शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए थे, तो फिर ये केस क्यों दर्ज किया गया था? उन दोनों ने इस तरह अचानक इस आरोप से इनकार क्यों किया था? तुम दोनों ने बहुत झूठ बोल लिया। अब मुझे सच सुनना है, पूरा सच। साहब, उन्होंने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की थी, वो बहुत परेशान थी। चुप! बहुत नौटंकी कर ली तुमने। अब तुम दोनों की नौटंकी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले तुम दोनों ने रेप का केस फाइल किया और बाद में अदालत में अपने बयान से मुकर गए। क्यों? हमें तो मेडिकल रिपोर्ट से शक हुआ था कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। इस हादसे की अकेली विटनेस तुम्हारी पत्नी थी। इसी के बयान को आधार बनाकर चार्जशीट फाइल की गई थी। बहुत हो गया, चलो शुरू हो जाओ। अब बोलो, सच क्या है? देखिए, केस की पहली सुनवाई की तारीख करीब आती जा रही है। सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके बूते पर आरोप साबित हो सके। मेडिकल रिपोर्ट से भी साफ पता चल रहा है कि किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। फिर भी मैं तुम लोगों की तरफ से केस लड़ूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों को मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, क्योंकि मुझे इस कंप्लेंट पर ही शक है। साहब, हम सिर्फ हरेसमेंट का केस ही दर्ज कराना चाहते थे। आई एम सॉरी, आपने केस रेप का फाइल किया है। अब आप क्या करना चाहते थे और आपने क्या किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टेटमेंट पर तुम दोनों के साइन हैं। अखबारों में, मीडिया में ये केस इतना उछाला जा रहा था और फिर भी 3 महीनों तक तुम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। साहब, हमने तो इनसे पहले ही कहा था कि सिर्फ हरेसमेंट का केस करते हैं। राजेश, अब तो वो हमें घर से निकाल ही देगा। तो क्या करूं मैं? तो वैसे ही काम धंधा ढंग से नहीं चल रहा है। सर, जो उधार लिया है वो तो चुकता हो नहीं रहा, ऊपर से 3 महीने का किराया। एक काम करते हैं, उस पर ना हरेसमेंट का केस डाल देते हैं। कुछ नहीं होगा उससे, हम ही केस हार जाएंगे। बहुत कर्जा लिया हुआ है और सभी बात जानते हैं। सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सब समझ जाएंगे कि पैसा नहीं चुकता करना चाहते, इसलिए ये केस कर रहे हैं। फिर क्या करें? कोई ऐसा आरोप लगाते हैं कि वो समझौता करने को तैयार हो जाए। मतलब? रेप का केस डाल देते हैं उसके ऊपर, कर्जा किराया सब माफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो? सिर्फ कर्ज और किराए से छुटकारा पाने के लिए तुम लोगों ने एक नेक और शरीफ इंसान पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। और तुम्हें लगता है कि ये केस कोर्ट में टिकेगा? साहब, हमें लगा ही नहीं था कि बात इस हद तक आगे बढ़ेगी। हमने सोचा था हम केस करेंगे, दिनेश जी हमारे पास आएंगे और केस वापस लेने को कहेंगे, हम उनसे समझौता कर लेंगे। बहुत डर लग रहा है राजेश। वो जमानत पे रिहा हो चुका है और सीमा जी भी अब तक एक बार भी आकर नहीं मिली। अब कोर्ट की तारीख भी पास आ रही है। हम फंस जाएंगे राजेश। वो लोग तो हमसे बात करने आए ही नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश की, उनके घर के सामने से बहुत बार गुजरी ताकि सीमा जी एक बार देख ले और केस वापस करने की विनती करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मेरे ख्याल से तुम दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जब पहली बार मैंने चार्जशीट देखी थी तभी समझ गया था कि यह केस कोर्ट में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब क्या करें हम? पहली ही सुनवाई में सच बोल दो। तुम दोनों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, इतना याद रखो, सच बोलो। दोनों के बयान दर्ज करो और साइन करवाओ। दिनेश जी, सीमा जी, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं आपके साथ सख्ती से पेश आया, जबकि आप एक नेक इंसान हैं। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी और FIR रजिस्टर हो चुकी थी, तो आपको कानूनी हिरासत में लेकर मुझे आपसे पूछताछ करनी ही थी। इसलिए थैंक यू। अब जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन हमने पूर्णिमा और राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया और जल्दी ही चार्जशीट भी फाइल करेंगे और आपके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसे खारिज करने की अर्जी देंगे। पापा, पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है? बाय बाय। कहाँ जा रहे हैं आप? चौक वाले घर पर लौटते हुए किराया भी ले आऊंगा। खाना खाने तक वापस आ जाएंगे ना? आ जाऊंगा। अच्छा। दिनेश जी, कैसे हैं आप? आजकल नजर नहीं आते, क्या बात है? बस ऐसे ही। मुझे पहले से पता था कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। राजेश और पूर्णिमा आपको फंसा रहे हैं। दिनेश जी, एक दिन देखिएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब सच सामने आ चुका है, पर क्या उससे मैंने जो कुछ भी सहा, जो दुख दर्द सहन किया, वो कम होगा? वो लोगों की शक की नजरें, मेरे पीठ पीछे इशारों इशारों में होती बातें, वो सब अब कम हो चुका है। पर जब मुझ पर आरोप लगा था, तब क्या कभी किसी ने मुझ पर भरोसा किया था? क्या सिर्फ पैसों के लिए लोग इतना नीचे गिर सकते हैं? केस का फैसला जो भी हो, क्या मेरी खोई हुई इज्जत कभी लौट पाएगी? राधिका, तुम्हारे पापा 11 बजे से गए हुए हैं। कह के गए थे कि खाना खाने तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं और अपना फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ गए पापा? बोल के तो गए थे कि चौक रोड वाले घर पे जाएंगे और लौटते वक्त किराया भी लेकर आएंगे, लेकिन मैं सबको फोन कर चुकी हूँ, वो तो आज किराया लेने गए ही नहीं। अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो, मैं काम करती हूँ, मैं खुद देख कर आती हूँ और मैं विवेक को भी साथ में लेके जाती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो विवेक।
राजेश और पूर्णिमा को आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत और धारा 112 यानी कि जुर्म के लिए उकसाने के तहत आरोपी करार दिया गया है। इन धाराओं की वजह से ये दोनों अपराध करने के साथ साथ अपराध के लिए उकसाने की सजा भी भुगतने के हकदार होंगे। पूर्णिमा को झूठा रेप केस दर्ज कराने के जुर्म में आईपीसी की धारा 211 यानी कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाना और आईपीसी की धारा 182 यानी कि गलत जानकारी देकर किसी पब्लिक सर्वेंट को अपना कानूनी अधिकार किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर करने के तहत भी गिरफ्तार किया गया है। सितंबर 2013 में गलत केस दर्ज कराने के जुर्म में पूर्णिमा को 4 साल की सजा सुनाई गई और 11,000 रुपए का फाइन लगाया गया। फिलहाल पूर्णिमा महिला जेल में अपनी सजा काट रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस अभी अंडर ट्रायल है। राजेश फिलहाल बेल पर बाहर है। क्या ये सारे झूठे केसेस न्याय मांगने आई सच में पीड़ित महिलाओं पर अन्याय नहीं है? कई बार लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी को मजबूर करने के लिए या फायदा उठाने के लिए रेप और डाउरी हैरेसमेंट के कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दहेज और बलात्कार के केसेस से निपटने के लिए सख्त से सख्त कानून बने, तो हमें यह भी देखना होगा कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। कानून का और लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाने की इन हरकतों से जो सच्चे केसेस हैं वो भी शक के दायरे में आ जाते हैं। 2 लोगों के गलत इरादे से एक नेक और बेकसूर इंसान की जान चली गई। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान ये सही नहीं है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।